वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 220 पर आ जाइए। फोकस करेंगे यूपी पीसीएस हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 220 तक पहुँच सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? बताइए। फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित थे इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय। नहीं थे तो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया किसान सभा। 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई, यूपी किसान सभा। वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? कौन सा प्रदेश था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? वो अवध प्रदेश ही था। तो 1920 के मध्य बाबा रामचंद्र एक किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना नहीं था, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना नहीं था, सत्याग्रह की समाप्ति करना नहीं था, लगान का नगद में परिवर्तन करना था। तो देखिए, एका आंदोलन का नेतृत्व जो है पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र थे हरदोई, बाराबंकी और बहराइच तथा सीतापुर। ठीक है। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते रहते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि ये लगान है, बल्कि अधिकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। ठीक है। क्या मांग थी आंदोलनकारियों की? बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर ए। तो अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। ठीक है। अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती और NG रंगा इसके महासचिव, याद रखना। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता की थी किसने? NG रंगा ने। बंगाल के तिभंगा आंदोलन की क्या मांग थी? बताइए। बंगाल के तिभंगा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? देखिए, पहला ऑप्शन है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व किसानों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना तथा दासता का अंत करना, या किसानों के समस्त ऋण को माफ़ कर देना। समस्त ऋण गलत है, गलत है, गलत है। पहला वाला करेक्ट है। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर देना, 1/3। तो सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा जो है तिभंगा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 1/3 कर दिया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। इनमें से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में बारदौली सत्याग्रह
क्या है डेट इसकी? 1928। तो 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु जैसे गांधी जी के अनुयायियों ने 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था और 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबद्ध था? आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उससे संबंधित था? बताइए। उदयगिरी, रामपुर, पोचमपल्ली या फिर वेंकटगिरी? पोचमपल्ली सी। तो आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इस जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्त प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना और अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे जी पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर से सुन लीजिए ये वाली लाइन। 1951 से 1957 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की किसने? भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर बी डी बाडिया, पी बाडिया। तो बीपी बाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। इसमें मुख्यतः बंकिंघम और कर्नाटक कपड़ा मिलों के जो मजदूर थे वो शामिल थे। इसके शीघ्र बाद मुंबई में 2, कलकत्ता में 1 और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? बताइए। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? गांधी, पटेल, NM जोशी या JB कृपलानी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना MN जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लाइन से 3 प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने? NM जोशी ने। कब? अक्टूबर 1920 को। कहाँ? मुंबई। ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। एक और आ गया। लो, 4 प्रश्न तैयार हो गए। ठीक है। अगर स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा तो एक ही, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। एक ही प्रश्न में काम हो गया, वरना 4 प्रश्न अलग अलग पूछे जा सकते हैं। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? अब पहला अध्यक्ष आपको पता चल गया, लाला लाजपत राय। इसका बताइए उत्तर क्या है? आचार्य, सुभाष, यूसुफ या जवाहर? देखिए, जवाहरलाल नेहरू। तो वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने MN जोशी और BB गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। ठीक है। तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की? NM जोशी और BB गिरी ने। ठीक है। किससे अलग होकर? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन 1940 में किसने किया था?
एम एन रॉय ने। तो 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना एम एन रॉय ने की। अजीत राय एवं इंद्र सेन ने 1941 में भारतीय वेलसेविक लेनिन दल की स्थापना की। सचिंद्र नाथ सालियान ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी। इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? असहयोग आंदोलन नहीं था, खिलाफत आंदोलन नहीं था, क्रांतिकारी आंदोलन नहीं था, साम्यवादी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। तो कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में एम एन रॉय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और गुलाम शौकत हुसैन और रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेल्लू चेट्टियार पर कानपुर में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने उन पर आरोप लगाया कि यह लोग जो हैं एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो एक बार इन सबके नाम फिर से बोल देते हैं। एम एन रॉय, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा, सिंगार वेल्लू चेट्टियार। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था, बताइए। भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल या फिर अतिवादी लोकतांत्रिक दल। देखिए, अतिवादी लोकतांत्रिक दल नहीं था और ना ही बोल्शेविक दल था, ना भारतीय बोल्शेविक ना बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल। ये था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर बी। तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल से टूटकर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय है 1926 से 1939, ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम एन रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपद डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा हिस्ट्री के। धन्यवाद।